भाई पेपर एक थोड़ी सी एक हाइप क्रिएट है, पेपर इतना मुश्किल नहीं है, लिटरली मैं बता रहा हूँ, मैंने कल देखा पेपर, इतना मुश्किल नहीं है। ज़्यादातर आपके बेसिकली दो चीज़ें हैं, एक आपके पास पार्ट है वो है आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का, और दूसरा पार्ट है आपका सब्जेक्टिव का। जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एक एक मार्क्स के, वो मोस्टली सारे के सारे आपके रीडिंग मटेरियल से हैं। ऑलमोस्ट हर रीडिंग मटेरियल से एक सवाल दिया हुआ है, और बिल्कुल सीधा सीधा सवाल है। जिसने रीडिंग मटेरियल पढ़ा उसको पता होगा, जिसने नहीं पढ़ा उसको नहीं पता होगा। ठीक है, जो आपके सब्जेक्टिव हैं वो आपके केस स्टडी से ही लिए हुए हैं, बाहर से कोई अलग से नहीं है। ठीक है, तो पेपर शॉर्ट है, सब्जेक्टिव है, मतलब उसी पे ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अलग से पेपर लैब बेस्ड नहीं है। ठीक है, और इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, हाँ बात ये है कि आपने कितने अच्छे से गो थ्रू किया हुआ है। आज की जो हमने क्लास रखी है, बेसिकली इस क्लास का मकसद ही यही है कि हम तमाम चीज़ों को जहाँ जहाँ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है उनको एक बार से हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, बेसिकली हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है हमारे पास रीडिंग मटेरियल और एक है हमारे पास केस स्टडीज। ठीक है, तो रीडिंग मटेरियल को आज कवर करते हैं और केस स्टडीज को हम इंशाल्लाह क्लास में कवर कर लेंगे। फ्राइडे को क्लास होगी, कोई क्लास कैंसिल नहीं है। ठीक है, अभी सर नवीद से बात हुई है, उन्होंने कहा अगर आप स्टूडेंट्स तैयार हो जाते हैं, कोई बीच में कोई गैप बनता है तो आप उससे पहले ले सकते हैं, वरना फ्राइडे को क्लास से कोई क्लास कैंसिल नहीं है। ठीक है, चलो थोड़ा सा हम देखते हैं रीडिंग मटेरियल के बारे में। तो रीडिंग मटेरियल जो है वो भी मतलब कंटेंट ज़्यादा ही ज़ाहिर है, 13 to 12, 12 to 13 वो हैं एक तरह से। तो जो है उसका भी समझ नहीं आ रहा कि कोई समरी टाइप, या तो फिर आप कुछ इस तरह कर दें कि वो मैं हमारे लिए ईजी हो जाए, पढ़ें तो फिर जल्दी जल्दी हम लोग गो थ्रू कर लें उसे, क्योंकि स्टडीज़ की तो फिर भी समरीज और इस तरह हैं, तो वो ज़रा समझ आ रहा है थोड़ा सा। हाँ देखो, पहली चीज़ ये कि जो रीडिंग मटेरियल है उसके जो मेन पॉइंट है, पूरा पूरा खत्म नहीं कर सकते, जो मेन पॉइंट है वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। आज का मकसद यही है। ठीक है, अभी देखो ये दो सेक्शंस को बुलाया था, दो सेक्शंस के मेरे पास 93 स्टूडेंट हो रहे हैं, और 93 में से सिर्फ 13 है इंक्लूडिंग मी। 93 में सिर्फ 12 लोग आए, मतलब कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है। अब जो नहीं है इंटरेस्टेड वो अपना नुकसान खुद कर रहे हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास जो केस स्टडी है वो है हमारे पास डू यू हैव टू मच आईटी। इसकी नजर आ रही है आप लोगों को? हेलो? यस सर। यस अच्छा सर, आ रही है। अच्छा, डू यू हैव टू मच आईटी मैनेजमेंट। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली हमें 4 प्रिंसिपल्स बताए हुए हैं। इन प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करना है। सबसे पहला प्रिंसिपल है आईटी इज नॉट एन एड टू जजमेंट, नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर इट। बेसिकली हम करते क्या हैं, हम करते ये हैं कि हम आईटी हम एडॉप्ट करते हैं और हम समझते ये हैं कि हमारा काम खत्म हो गया। आईटी एडॉप्ट कर लिया हमने, हमारा काम सारा खत्म हो गया। भाई ऐसा नहीं है, आईटी किस लिए है? हमें जजमेंट प्रोवाइड करने के लिए, विद मोर एक्यूरेट, बट डिसीजन हमें खुद लेना है। देखो आपके पास क्या है, आपके पास बहुत सारा डेटा है, वो डेटा आपको समरी बना के दे सकता है, बट डिसीजन आपको खुद लेना है। आपको ये देखना है कि भाई ये जो डेटा है, डेटा हमेशा देखो कौन सा आएगा, पास्ट आएगा। अब पास्ट डेटा की बेसिस पे फ्यूचर प्रेडिक्शन आपका काम है, वो खुद करके नहीं देगा, तो आपको करना है। तो हम ही समझ लेते हैं आईटी लगा लिया, हमने आईटी यूज किया तो हमारे पास तमाम चीजें हमारे पास खत्म हो जाएगी, अब सिर्फ इसी की जरूरत होगी। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, दूसरी बात ये कि कंप्यूटराइजेशन इज स्टैंडर्डाइज्ड एंड टारगेटेड। देखो फिर वही बात है कि हमारे पास क्या है, हमें कितनी आईटी की जरूरत है, हम सिर्फ उतना ही अडॉप्ट करें। लेट्स सपोज एक छोटी सी फर्म है, अब छोटी फर्म के लिए मैं 2 3 4 करोड़ का अगर मैं कोई प्रोजेक्ट लगा लेता हूँ आईटी का, जिसकी फिर मुझे ट्रेनिंग भी करवानी पड़ेगी, मुझे एनुअल सब्सक्रिप्शन भी देनी पड़ेगी, मेंटेनेंस भी करवानी पड़ेगी, तो क्या मेरे लिए फिजिबल होगा? तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे करना ये चाहिए कि मैं सिर्फ उतना ही अडॉप्ट करूं जितने की मुझे जरूरत लगती है। देखो इसेंशियल से चलूं, कहाँ से चलूं? लाइन वाइज, कि भाई मुझे किस चीज की जरूरत है, किस चीज की नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली चलो कि आपके रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। तीसरा हमारे पास है टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव बिगिन फ्रॉम विद इन। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो आप इन तमाम चीजों को नोट डाउन भी करते जाओ। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है कि बेसिकली टेक्नोलॉजी आती कहाँ से?
आप क्या करोगे? आपने कहा अच्छा मार्केट में क्या चल रहा है, हमें उसको अडॉप्ट कर लें, या आपको लगता है कि यार अब हमें जरूरत है इस चीज की, आप क्या करते हो? आप सिस्टम यूज करते हो। आप पहले क्या यूज कर रहे थे? आप यूज करते थे डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पर क्या हुआ? आपको लगा नहीं यार डेस्कटॉप मेरे लिए काफी नहीं है, मुझे यूनिवर्सिटी में काम करता रहता है, तो मुझे क्या होना चाहिए, एक ऐसा होना चाहिए जो पोर्टेबल हो। आप किस पे आ गए? आप लैपटॉप पे आ गए। अब लैपटॉप में भी आपके पास पुराना ऑफिस था, आपने कहा यार अब इसके ऊपर वो तमाम फीचर्स काम नहीं करते जो अपडेटेड फीचर्स हो गए, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक अपडेटेड सॉफ्टवेयर चाहिए। तो हमारे पास भी क्या होता है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। हम देखते हैं जिस चीज की जरूरत है तो फिर हम उसको एडॉप्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी कहाँ से आती है? अंदर से ही आ रही थी। किसकी? ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स होंगी तो कंप्लेन होंगी तो आईटी की एडॉप्शन होगी। देखो सीधी सी बात है, इससे पहले क्या ऑनलाइन क्लासेस हुई थी? कभी भी नहीं हुई। ठीक है, अगर किसी से कहते कि ऑनलाइन क्लास लो, कोई लेता? कोई भी नहीं लेता। बट आज ऑनलाइन हो रही है, क्यों हो रही है? जरूरत पड़ी तो लोगों ने क्या किया, डिफरेंट अलग अलग इसके वे आउट निकाले कि भाई किस तरह से काम किया जा सकता है। तो हमारे पास क्या है, जरूरत पड़ेगी तो हम टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंगली ही हम काम करेंगे। ठीक है, और फाइनली क्या है हमारे पास, द प्रोसेस इज द फोकस। तो बेसिकली देखो हमेशा याद रखो, आईटी की वजह से बिजनेस नहीं होता, मगर बिजनेस है तो आईटी है। तो आईटी के अकॉर्डिंगली हम बिजनेस को अलाइन नहीं कर रहे होते, हम बिजनेस के अकॉर्डिंगली आईटी को अडॉप्ट कर रहे होते हैं कि भाई किस तरह की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीजें हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करें, अपने आईटी को इम्प्लीमेंट करें, अडॉप्ट करें। ठीक है, इन चारों पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है किसी को? नो सर। नो सर, अंडरस्टूड। सर सेकंड पॉइंट प्लीज थोड़ा सा बता दें दोबारा। देखो सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि भाई आपने क्या किया, आपका कॉम्पिटिटर है, आपने कहा, अच्छा उसके पास ही टेक्नोलॉजी, हम भी वही अडॉप्ट कर लेते हैं। क्या ऐसा करना अक्लमंदी है? नहीं, हम ये देखें कि भाई हमारी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है हम उतनी ही टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें, बजाय हर चीज को अडॉप्ट करने के हम क्या करें, हम ये देख के चले। देखो आपके पास बजट है, आप लगा दो, होगा क्या, क्या आपके लिए इफेक्टिव होगा? आसान सी बात है भाई, एक सीधी सी, अगर आपके पास पैसा है, आपने लगा तो दिया, फायदा क्या होगा, क्या रिटर्न आएगा आपके पास इतना? आप ये देखो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, आप उन उन स्टेप्स पे इन्वेस्ट करते जाओ। सिंपल एक पॉइंट याद रखो, कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट। अगर आपके पास कॉस्ट लगा रहे हो तो देखो सर बेनिफिट कितना ड्राइव होगा। अगर बेनिफिट ड्राइव इतना है कि कॉस्ट रिकवर हो जाएगी तब तो ठीक है, और अगर इतना बेनिफिट ड्राइव नहीं हो रहा तो बेवकूफ़ी है। क्या याद रखोगे? कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट। देखो समटाइम क्या होता है, हमारे पास ये भी होता है कि एक टर्म यूज होती है, वो कहलाती है टेक्नोलॉजी डिमिनिशन। याद है ना, डिमिनिश इकोनॉमी से पढ़ा होगा, डिमिनिश रिटर्न, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग हो रही होती है। ठीक है, तो यस सर। डिमिनिश का मतलब क्या होता है? डिमिनिश का मतलब ये होता है कि भाई जैसे जैसे आप यूनिट बढ़ाते जाओगे उसकी यूटिलिटी कम होती जाएगी, जो उससे बेनिफिट ड्राइव होंगे वो कम होते जाएंगे। देखो आपके पास बिल्कुल टेक्नोलॉजी नहीं थी, आपने क्या किया, आपने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की, आपके बेनिफिट बढ़ने शुरू हो गए। जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे बेनिफिट बढ़ते जाएंगे, मगर एक वक्त पे आगे क्या हो रहेगा, आपके पास ऐसा ऐसा जो रिटर्न मिल रहे होंगे, कॉस्ट ज्यादा इनकट हो रही होगी, रिटर्न कम जनरेट करके दे रहा होगा। क्या आपके लिए बेनिफिशियल होगा? आपके पास एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, आपने एक सिंपल सा एक सॉफ्टवेयर ले लिया, आपके लिए काम चल रहा है, हाँ बहुत अच्छा चल रहा है। अब जैसे जैसे थोड़ी ये बढ़ती जाएगी तो आप क्या करोगे, आपने कहा भाई हम क्या करें, एक छोटा सा ईआरपी सिस्टम ले लेते हैं, सही चल रहा है। मगर अगर आपके पास छोटा सा ही बिजनेस है और आपको कि नहीं यार मैं क्या करूं, मैं इस पे SAP इम्प्लीमेंट कर लेता हूं, तो भाई ये आपके लिए बहुत ज्यादा है, आपकी इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, कॉस्ट ज्यादा इनकर्ड कर रहे हो, आपको बेनिफिट बहुत कम ड्राइव हो रहे हैं। तो जैसे जैसे आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते जाते हो आपका रिटर्न डिमिनिश होता जाता है। तो आप क्या करो, आप ये देख के चलो कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं और उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की कोशिश करो। क्लियर पॉइंट? यस सर, थैंक यू। ठीक है, तो इस केस स्टडी में कोई कंफ्यूजन है? डू यू हैव टू मच आईटी? सॉरी, इस रीडिंग मटेरियल पे कोई कंफ्यूजन है? डू यू हैव टू मच आईटी? नो ठीक है, सर।
तो इसके अंदर देखो, हम पूरी की पूरी मटेरियल नहीं पढ़े, हम सिर्फ क्या करें, मेन पॉइंट्स को खाली डिस्कस करेंगे। हाँ, अब ये चीज समझ में आ गई, अब इसको क्या करो कि एक क्विक गो थ्रू कर लेना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है इम्पैक्ट ऑफ आईटी ऑन बिजनेस एंड देयर लीडर्स। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास इसमें दो टर्म्स यूज हुई हैं, एक है वेब 2.0 और एक है एंटरप्राइज 2.0। ठीक है, ये वेब या एंटरप्राइज ये 2.0 होती क्या है, अब इसको समझो। देखो, हमारे पास होता है एक वेब। पहले हमारे पास इंटरनेट में जब वेबसाइट यूज करते थे तो हम करते क्या थे, हमारे पास लिंक्स होते थे, हम जाते थे, डेटा देखा, रिसोर्स देखी, कॉपी पेस्ट किया और आगे बढ़ गए। इंटरेक्शन नहीं कर सकते थे हम, इंटरेक्शन नहीं कर सकते थे। तो वो था वेब 1.0। क्या था वो? वेब 1.0, जहां पे डेटा अवेलेबल होता था, आप डेटा को देख सकते थे, यूज कर सकते थे, मगर आप इंटरेक्शन नहीं कर सकते थे। अब क्या आ गया, हमारे पास आ गया है वेब 2.0। वेब 2.0 क्या है, इसके अंदर हम करते क्या है, हम जाते हैं, हम इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। मसलन आप जाते हो, आप फेसबुक पे आप पोस्ट कर रहे होते हो, दूसरी पोस्ट देख रहे होते हो, उस पर रिप्लाई कर रहे होते हो, तो ये क्या है, इंटरेक्शन हो रही है। ब्लॉग्स होते हैं, ब्लॉग्स पे कमेंट कर रहे होते हो, इंटरेक्शन हो रही है। तो वेब 2.0 ये कहती है कि इसके अंदर इंटरेक्शन पॉसिबल हो सकती है। वेब 1.0 में क्या था, इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं थी, सिर्फ हमारे पास मटेरियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, हम उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे होते थे। जबकि वेब 2.0 में क्या है, हमारे पास इंटरेक्शन की पॉसिबिलिटी आ गई है। क्लियर है पॉइंट? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गई एंटरप्राइज। याद है हमने पढ़ा था ईआरपी और एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, एंटरप्राइज सिस्टम। ठीक है, यस सर। ये एंटरप्राइज 2.0 होता क्या है? देखो, पहले हमारे पास क्या था, हमारे पास लेगेसी सिस्टम्स हुआ करते थे, स्टैंड अलोन सिस्टम पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स फंक्शनलिटी में काम कर रहे होते थे। फिर हमने क्या किया, हमने उनको आपस में इंटरलिंक किया, हमने क्या बना ली, हमने ईआरपी बना ली। आज भी हम ईआरपी यूज कर रहे हैं, मगर वो ईआरपी किस तरह से है, हम करते क्या है, हम घर से बैठ के अटेंडेंस मार्क कर रहे होते हैं। क्या हमारा सिस्टम ईआरपी बेस्ड है? हाँ, बिल्कुल ईआरपी बेस्ड है, मगर कर कहाँ से रहे, हम घर से कर रहे हैं। तो हमारे पास एंटरप्राइज 2.0 करता क्या है, हमें फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है कि हम इंट्रानेट, मतलब विद इन ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन सबको यूज कर सकते हैं। किसके जरिए? वेब 2.0 के जरिए। अगर मैं सिर्फ, रिपीट करिएगा। अगर मेरे पास जो सिस्टम है वो सिर्फ कैसा है, वो मैं घर जो हमारे ऑफिस से वहीं से ही यूज कर सकता हूँ और कहीं से नहीं कर सकता, तो वो हमारा सिंपल बेसिक ईआरपी सिस्टम है। मगर अगर वही सिस्टम मैं चाहे ऑफिस से यूज करूं, चाहे घर से यूज करूं, या कहीं से भी यूज करूं, बेसिकली वो वेब 2.0 को यूज करते हुए हमारे पास ईआरपी सिस्टम को मेंटेन कर रहा है, मैनेज कर रहा है, तो वो क्या बन जाएगा, एंटरप्राइज 2.0 बन जाएगा। नहीं समझ आया सर। कंफ्यूजन है अभी भी? आप कह रहे हैं वेब 2.0 के जरिए अगर हम बाहर बैठ के भी और ऑफिस में बैठ के भी एक्सेस कर सकते हैं ईआरपी सिस्टम, तो वो एंटरप्राइज 2.0। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही है। ठीक है, अगर सिंपल ईआरपी था तो खाली ऑफिस ही आप यूज करोगे, मगर अगर आप घर से भी यूज करो तो इसका मतलब है वो ईआरपी कैसे यूज हो रहा है, वो वेब 2 के जरिए ईआरपी सिस्टम यूज कर रहा है। तो ये क्या बन गया, वो एंटरप्राइज 2.0 बन गया। क्लियर है या कंफ्यूजन है? सर इसकी कोई एग्जांपल है आपके पास ताकि उसे समझ में आ जाए? यार, सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है, बहरिया का आपको यूज करते हो, आप अपनी अटेंडेंस कहाँ से चेक करते हो? अपने घर से। आप अपना रिजल्ट कहाँ से चेक करते हो? घर से। आप फीस सबमिट करने के बाद स्टेटस चेक करते हो, भाई अपडेट हुआ या नहीं हुआ, कहाँ से चेक कर रहे हो? घर से। देखो, सर्वर कहाँ पर है, यूनिवर्सिटी में है। सर्वर कहाँ है इनका? यूनिवर्सिटी में है। बट उस सर्वर को एक्सेस कहाँ से कर रहे हो आप अपने घर से बैठ के कर रहे हो। मैं अटेंडेंस मार्क कहाँ कर रहा हूँ, मैं अपने घर से बैठ कर अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ। समझ रही हो? सर ये इंटरनेट और इंट्रानेट हुआ ना? हाँ, इंटरनेट है। बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम उस ईआरपी सिस्टम को कहाँ से यूज कर रहे हैं, थ्रू इंटरनेट यूज कर रहे हैं। कंफ्यूजन है अभी भी? देखो,
तो मतलब सिंपल ये है कि वेब 2.0 से अगर हम एंटरप्राइज में मतलब ले आए उसे और उससे यूज हाँ, करें तो तो एंटरप्राइज फिर जो 2.0 है हो वो जाएगी। एंटरप्राइज 2 से। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमने उस ERP के अंदर वेब 2.0 एम्बेड कर दिया और अब हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। सर मतलब ये कि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है। फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास एंटरप्राइज 2.0 किसकी मिल रही है? देखो ये पब्लिक डोमेन नहीं है, ये एक स्पेसिफिक मेरा सर्वर है, उस तक एक्सेस मिल रहा है मुझे। वेब 2.0 सबके लिए, आप फेसबुक कहीं से भी एक्सेस कर लो, ओपन है, पब्लिकली है, ठीक है। बट बैरियर का सर्वर सबके लिए नहीं है, तो किसके लिए? स्पेसिफिक लोगों के लिए है। मतलब हमने ERP को ही एक्सटेंड कर दिया है, किसके जरिए? वेब 2 के जरिए, कि आप उस ERP को एक्सेस कर सकते हो वहां पे बैठ के भी और घर से बैठ के भी, कहीं से भी बैठ के। क्लियर है बात? कंफ्यूजन है अभी भी? सर क्लियर है। श्योर? सर हाँ हाँ पूछो। लेकिन आप जो है ERP की एग्जाम दे रहे हैं तो ये सिर्फ ERP पे लिमिटेड तो नहीं है ना, किसी भी तरह का हमें का बस कंपनी का एक्सेस सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं तो दैट इज एंटरप्राइज 2.0। देखो आपके पास ERP है, ठीक है, ERP है, आपने क्या किया, तमाम सिस्टम्स को आपस में इंटरलिंक कर दिया, एक डेटाबेस बन गई, आपका नेटवर्क बन गया, आप यूज कर रहे हो। कहाँ तक यूज कर रहे हो? आप सिर्फ अपने ऑफिस तक ही यूज कर रहे हो, तो वो ERP है, बिल्कुल ERP है, तमाम चीजें आपस में इंटीग्रेटेड है, ठीक है। मगर जैसे ही आप उस ऑफिस से, उस नेटवर्क से बाहर निकलते हो, आपसे यूज नहीं कर सकते। तो एंटरप्राइज 2.0 करता क्या है? वो कहता है कि आप फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे होते हैं, आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर लो। ये है एंटरप्राइज 2.0। क्लियर है? कंफ्यूजन है अभी भी? सर मेरा एक सवाल है। हाँ हाँ पूछो। सर जैसे आप कह रहे हैं कि ERP सिस्टम्स होते हैं, सिर्फ उनका एक्सेस नहीं होता ना ना आउटसाइड ना 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 ऑफिसेस। ना 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 भाई, नहीं भाई, ये पुराना कॉन्सेप्ट था। अब हमने क्या कर दिया, उस ERP को अपडेट कर दिया है। देखो हमने क्या किया, हम थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, हमने अपना ERP बनाया, ERP के अंदर हमने कम्युनिकेशन भी डाल दी है कि हमारे पास ऐसा है कि हम जो कम्युनिकेट करें वो भी नजर आ रही हो, हम बाहर से अपनी इस चीजों को भी आपस में इंटीग्रेट रहे, हम लिंक्ड रहे, कम्युनिकेटेड रहे, ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। मगर किस में होगा? ये एंटरप्राइज 2.0 में होगा। एक्सेस किसका है? सबका है। कहाँ पे है? हमारे सर्वर पे, ठीक है। और जिस चीज का एक्सेस नहीं है वो एंटरप्राइज 2.0 का पार्ट नहीं होगा। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास वो है रीडिंग मटेरियल, वो है IT डजंट मैटर, ठीक है। IT डजंट मैटर के अंदर बेसिकली हमारे पास 3 पॉइंट्स डिस्कस किए गए, जो मेजर पॉइंट्स हैं, वो है वेनिशिंग एडवांटेजेस। देखो वेनिशिंग एडवांटेजेस का मतलब क्या है? हमारे पास क्या था कि जब हमने IT स्टार्ट किया था, तो IT का अपना एक क्या था, एक एडवांटेज था। लेट्स सपोज कि सिटी बैंक था, जो दुनिया का पहला जो ATM था वो सिटी बैंक ने लॉन्च किया था। उसको क्या था? एडवांटेज हासिल था बाकी तमाम कॉम्पिटिटर्स के ऊपर, ठीक है। आज क्या वो एडवांटेज है? कोई एक ऐसा बैंक हो जिसके पास अपना ATM ना हो, मुझे वो बता दो। कौन सा ऐसा बैंक है जिसका ATM नहीं है? कोई है ऐसा बैंक? नहीं सर, सबके पास ये है। सबके पास है। क्यों? क्योंकि उनके लिए ये लाजमी है कि उसको अडॉप्ट करें, ठीक है। अब क्या हुआ हमारे पास से? अब हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता जो वो एडवांटेज था उनके पास, वो खत्म हो गया। तो IT टेक्नोलॉजी में भी यही होता है कि इनिशियली एक के पास होता है, आहिस्ता आहिस्ता लोग क्या करते हैं, उसको देख के अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं, और आपके पास जो इनिशियली एडवांटेज होता है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जाता है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो बहुत बड़ी, आप ये ना सोचो कि ये आपको फॉर द लाइफ टाइम जो है आपको रिटर्न देता रहेगा। इसका जो एडवांटेज है ना आपके पास, जो मार्केट के ऊपर है, वो आहिस्ता आहिस्ता डिमिनिश होता जाएगा, वैनिश होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये आपका एडवांटेज हमेशा नहीं रहना। तो आप ये सोच के चलें कि भाई आपके लिए जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली चलो, जो रिक्वायर्ड नहीं है उसमें इन्वेस्ट करने से फायदा नहीं है। हाँ आपको क्या है, आपको एडवांटेज गेन करना है शॉर्ट टर्म के लिए तो आप कर सकते हो,
बट इन द लॉन्ग रन आपका एडवांटेज लूज होता जाएगा, वेनिशिंग एडवांटेजेस होते जाएंगे। क्लियर पॉइंट? जी सर। दूसरे हमारे पास कमोडिटाइजेशन ऑफ आईटी। वो ये कहता है कि भाई आप आईटी को एज अ कमोडिटी के तौर पे यूज ना करो। मतलब जैसे आपके पास इन्वेंट्री होता है, आपने इन्वेंट्री परचेज कर ली, हाँ बिक जाएगी। भाई आईटी ऐसा नहीं है। आप सिर्फ कितना इन्वेस्ट करो, उतना इन्वेस्ट करो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप रिक्वायरमेंट से बढ़ के इन्वेस्ट करोगे तो एट द एंड इसका बेनिफिट आपको वो ड्राइव नहीं होना, डिमिनिश होता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आप इन्वेस्ट करते जाओगे आपको रिटर्न इसका कम होता जाएगा। तो आप इतना इन्वेस्ट करो जितने आपकी जरूरत है, जितना आपके पास बेनिफिट ज्यादा है, कॉस्ट कम है। जहां दोनों बराबर हो गए वहां पे जाके आप रुक जाओ, उसके बाद इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इट्स नॉट लाइक एन इन्वेंट्री, आपने परचेज कर ली बाद में बिक जाएगी या बाद में इसके रेट बढ़ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। तो आप क्या करो, आप स्टैंडर्डाइज लेके चलो, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट लेके चलो, नॉट लाइक कमोडिटी। इसको आप देख के इस्तेमाल करें। देखो इसका हमारे पास जो टाइटल है वो टाइटल क्या है, आईटी डजंट मैटर। टाइटल ही यही है कि भाई क्या आईटी होनी चाहिए, हाँ आईटी होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, मगर इतनी ज्यादा भी नहीं हो कि आप सिर्फ उसी पे रिलाई करने लगो। ठीक है, इसी तरह से देखो एक और बात समझो। अगर फर्ज करो कि गुर्बत खत्म हो जाए, सभी लोग अमीर हो जाए, सबके पास पैसे आ जाए, तो क्या कोई अमीर होगा? नो सर, सब इक्वल होंगे। सब इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, मैं कहता हूँ भाई मेरे पास किसी बंदे को कि भाई मेरे पास जॉब कर लो, वो करेगा क्या? वो कहेगा भाई मेरे अपने पास पैसे, मैं तुम्हारे लिए जॉब क्यों करूँ? एक्चुअली होगा क्या, हमारे पास हमारा पूरा जो पूरा सिस्टम है वो अनबैलेंस हो जाएगा। तो यही हाल हमारे क्या है, आईटी का भी है कि अगर आप तमाम की तमाम जितनी भी अच्छी चीजें सब जमा कर लोगे तो उनका इंडिविजुअल जो बेनिफिट था वो लूज होता जाएगा। क्योंकि कलेक्टिवली देखो जो एडवांटेजेस मिल रहे थे वो डिक्रीज होने शुरू रहेंगे। तो टू मच ऑफ गुड थिंग्स क्या करेगा, आपको बजाय वो जो बेनिफिट मिलने चाहिए थे। देखो मैं कहता हूँ कि एक मेरे पास ईआरपी सिस्टम है, इसका अपना बेनिफिट है। ठीक है, एक मैंने क्या किया हुआ है, मैंने अपना ऑनलाइन सिस्टम एक अलग रखा हुआ है, उसका एक अलग बेनिफिट है। एक मैंने क्या किया हुआ है, मैंने रखा हुआ है डॉक्यूमेंटेशन के लिए सिस्टम, उसका अपना बेनिफिट है। ठीक है, तीनों अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे सिस्टम है। लेकिन तो भाई मैं ये तमाम सिस्टम्स लेके अपने पास रख लेता हूँ, क्या मुझे उतना बेनिफिट ड्राइव होगा जितना वो इंडिविजुअली दे रहे थे मुझे? अब होगा क्या कि जितनी ज्यादा आप जमा करते जाओगे उसमें उनमें कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो जाएंगे, ओवरलैपिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो जो एडवांटेज दूसरा दे रहा था, ऑल्दो कम दे रहा था, अब वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर मैं तमाम चीजों को, तमाम जो है टेक्नोलॉजी को अगर मैं अडॉप्ट कर लूंगा तो बेसिकली जो रिटर्न मुझे मिलना चाहिए था इंडिविजुअली जो दे रहा था, अब वो रिटर्न नहीं मिलेगा। आपके पास तमाम की तमाम अच्छी चीजें होनी या तमाम की तमाम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होनी लाजमी नहीं है। आपको ये देखना चाहिए कि भाई आपके लिए कौन सा फेवरेबल है और कौन सा अनफेवरेबल है, किसको अडॉप्ट करना चाहिए और किसको अडॉप्ट करना नहीं चाहिए। फॉर द टाइम बीइंग आप इसको पोस्टपोन कर दो। क्लियर है? सर ये वैनिशिंग एडवांटेजेस वाला दोबारा से आप एक्सप्लेन कर देंगे पॉइंट? देखो वेनिशिंग एडवांटेजेस ये कह रहा होता है कि भाई जैसे जैसे हम क्या करते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, टाइम टू टाइम क्या होता है, उसका जो एडवांटेज होता है वो ऐसा ऐसा खत्म हो जाता रहता है। क्यों? क्योंकि बाकी लोग भी उसको अडॉप्ट कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज आपने क्या किया, आपने एक सब मैनुअल काम कर रहे थे, आपने फॉर द फर्स्ट टाइम आपने एक सिस्टम लगाया, ऑटोमेटेड काम करना शुरू किया। अच्छा भाई आपको एडवांटेज है बाकियों के ऊपर। आपको क्या लगता है कि बाकी लोग अडॉप्ट नहीं करेंगे? ऐसा ऐसा वो लोग भी अडॉप्ट करना शुरू कर देंगे। तो आपका एडवांटेज लूज होना शुरू हो गया। आपने क्या किया, आपने कहा ठीक है हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं ईआरपी सिस्टम से। कुछ टाइम तक तो आपके पास ईआरपी सिस्टम उसका एडवांटेज रहेगा, मगर उसके बाद क्या होगा, बाकी लोग भी ईआरपी सिस्टम यूज करना शुरू कर देंगे। तो आपके पास से वो एडवांटेज खत्म हो जाएगा। आपने कहा नहीं, हम क्या करते हैं, हमने यूज करते हैं, हमने कहा हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते हैं। ये क्या करेगा, हमें खुद ब खुद ये चीजें निकाल निकाल के हमें बता रहा होगा। एडवांटेज है
आपने कहा ठीक है, कस्टमर इंसाइट पता चल जाएगा, मुझे टारगेटेड ऑडियंस पता चल जाएगी, मैं अपनी सेल्स को एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, आपने किया, मगर अब क्या होगा कि आप अकेले यूज कर रहे होंगे, आहिस्ता आहिस्ता बाकी लोग भी उसी टेक्नोलॉजी पे आते जाएंगे। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आप थोड़े टाइम के लिए तो, शॉर्ट टर्म के लिए तो आप वो बेनिफिट ड्राइव कर सकते हो, बट इन द लॉन्ग रन उसकी क्या होगी, वो मार्केट एज था, वो एज आहिस्ता आहिस्ता लूज होता जाएगा। तो क्या है, वेनिशिंग एडवांटेज, आपकी एडवांटेजेस आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जाएंगी जो दूसरों के ऊपर आपके पास टेक्नोलॉजी की वजह से थी। सर आप पूछो। सर इसमें दो, इस वाली जो रीडिंग मटेरियल में दो टर्म्स उसने यूज़ की हुई थी, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी। तो सर उसका भी डिफरेंस यही है ना कि ये इसमें एडवांटेज वैनिशिंग हो जाता है प्रोप्राइटरी में, और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है नहीं होता, कुछ इस तरह का कुछ था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो हम अभी सिर्फ मोटे मोटे पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, इनकी डिटेल जो है वो आप खुद पढ़ोगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं कि हम तमाम चीजें डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है कि यार अंडरस्टैंडिंग बन जाए, ताकि रीडिंग मटेरियल को समझने में आसानी हो जाए। क्लियर है? सर ये जो समरी आपने जो निकाली हुई है हर रीडिंग मटेरियल की, ये आपने गूगल क्लासरूम पे अपलोड की हुई है? नहीं, मैंने अपने लिए बनाई है, अब जब खुद बनाओ, ये आप डाल सकते हैं गूगल क्लासरूम पे? मेहनत कर, हसद ना कर। जी सर प्लीज शेयर कर दें। अच्छा मैं देखूंगा, ठीक है, हम डिस्कस कर तो रहे ना, नोट करते जाओ अपने पास, अपने पॉइंट्स सर बनाते नहीं जाओ। सर, ये भेज दीजिएगा ना प्लीज। अच्छा इसको देखते हैं, फिलहाल तो समझते जाओ, नोट करते जाओ एक एक पॉइंट, जहां कंफ्यूजन हो पूछ लो। फिर से बोल रहा हूँ, क्लास इंपॉर्टेंट है तो कुछ चीजें समझ लो, हर चीज नहीं बताई जाती। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। सर मेरे पेपर से रिलेटेड सवाल है हाँ कि सर जो क्वेश्चंस आएंगे वो हाँ, मतलब केस स्टडी रीडिंग में से ऐसे आएंगे कि कुछ लिखा हुआ था और इसके रिकॉर्डिंग है, या एनालिटिक क्वेश्चन होंगे? नहीं, देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधे सीधे दिए हुए हैं। यही तो थोड़ा सा हैरत भी हो रही है कि यार ऐसा पेपर खैर आया है तो अच्छी बात है। देखो पेपर इस तरह से है कि आपके पास सीधे सीधे सवाल हैं, और मैं एक्सपेक्ट ही कर रहा था कि यार इतना सीधा नहीं होगा पेपर, बट बिल्कुल सीधा सीधा पेपर है। ठीक है, चीजें लिखी हुई होंगी, आपको सिर्फ क्या करना है, उनके रीजन बताने हैं या उनको एक्सप्लेन करना है, दैट्स इट। मैं ये सोचा था कि ये एनालिटिकल टाइप का होगा, बट एनालिटिकल टाइप का नहीं है इतना ज्यादा। कुछ चीजें हैं जो केस स्टडी से रिलेटेड है, तो वो तो डेफिनेटली एनालिटिकल टाइप की होंगी, बाकी जो आपकी रीडिंग मटेरियल है वो सीधा सीधा है बिल्कुल। सर जो 1 मार्क क्वेश्चन है उसके मैं अंदर उन्हीं की हम बात कर अगर, रहा हूँ, मैं 1 मार्क की बात कर जी रहा हूँ मैं। सर, तो सर इसमें अगर एक दो लाइंस भी लिखें तो इट्स इनफ ना? हाँ इनफ है। बेसिकली देखो आपकी कॉपी नहीं दी जाएगी, आपके पास वो जो सेट है वो ही दिया जाएगा, उसी पे ही आपको फिल करना होगा और वही आपको सबमिट कराना होगा, तो आपकी अलग से कॉपी नहीं होगी, स्पेस आपके पास ऑलरेडी एलोकेटेड है। तो 2 लाइन बहुत हुआ, 3 लाइन, इससे ज्यादा आगे नहीं जाना, 1 लाइन के लिए 1 मार्क के लिए बहुत है। ठीक है, और ये लैब बेस्ड एग्जाम नहीं है। हाँ उन्होंने शुरू में मिस्टेक की थी, वो सही करवा दी गई है, तो लैब बेस्ड नहीं है। क्लियर है ये बात? यस सर। अच्छा यार एक काम करते हैं, टाइम ऑलमोस्ट ओवर हो रहा है, मैं दोबारा बना रहा हूँ ये, और फिर से आप लोग ज्वाइन करो।